सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अनटाइड फंड के बारे में बताया था, तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अनटाइड फंड मिलता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर करना चाहिए। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को टोटल मिलाकर 50,000 अनटाइड फंड मिलता है, जिसमें से सब सेंटर को 20,000 रुपये और न्यूली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 30,000 होता है। इस फंड को मैनेज करने के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है जन आरोग्य समिति। इस समिति में हेल्थ प्रोवाइडर्स जैसे कि CHO और NM हो सकते हैं, और उसके अलावा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ग्राम प्रधान, और उसके अलावा वहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स भी इस समिति में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फंड होता है आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो होती है तो उससे पहले आप जन आरोग्य समिति से डिसीजन ले लें कि आपको कितना कितना वहाँ पर खर्च करना है। उसके अलावा जो भी पेशेंट आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आते हैं तो उनको वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें, सारी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें, तो उन चीज़ों में जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है आप उस फंड का यूज़ करके वो मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो ये आप फंड इस्तेमाल करते हैं हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वहाँ के कॉमन पीपल्स होते हैं उनकी जो कॉमन नीड्स होती हैं तो उनके अनुसार आप उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो फंड होता है उसका इस्तेमाल इंडिविजुअल नीड्स के लिए नहीं करना चाहिए, वहाँ के कॉमन नीड्स के लिए ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए इस फंड का इस्तेमाल करें, नहीं, वहाँ के जो जितने भी लोग हैं उनकी जो भी नीड्स हैं तो उस नीड्स के अकॉर्डिंग आप जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसमें आप उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आप कभी कभी इस फंड को इमरजेंसी सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई गर्भवती महिला वहाँ पर आती है और उस केस को रेफ़र करना है लेकिन उसके पास में पैसे नहीं हैं, वो बहुत गरीब है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा अमाउंट उसको दे सकते हैं और उसको रेफ़र करवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए जो भी रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें भी आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को रिपेयर करवाने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए। जैसा कि कभी कभी क्या होता है कि आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं, उसमें बैटरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो आपकी हेल्थ सर्विसेज बाधित ना हो, तो उस कंडीशन में आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप कुछ रिपेयर करवाते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं, तो उससे पहले आप जो PSC के MOIC होते हैं उनसे कंसल्ट कर लें। उसके अलावा आप हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हेल्थ डे सेलिब्रेशन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर होता है, तो उसमें जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ प्रमोशन के लिए, लाइफ स्टाइल चेंज को लेकर और प्रिवेंटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस को लेकर आप वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है आप उस फंड से खरीद सकते हैं। और जैसा कि आपको आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इस प्रकार का स्पेस क्रिएट करना है कि वहाँ पर प्रॉपर रूप से जो भी आने वाले व्यक्ति हैं वो एक्सरसाइज भी कर सकें, तो जब भी वो इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए, तो आप इक्विपमेंट परचेज़ कर सकते हैं इस फंड से, लेकिन वो लो कॉस्ट इक्विपमेंट आप परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको स्पेस थोड़ा सा क्रिएट करना है ताकि वहाँ पर योगा हो सके, एक्सरसाइज हो सके, तो उसके लिए आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए भी आप
ये फ़ंड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बाहर स्पेस है तो आप क्या करें, स्पोर्ट्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर वॉलीबॉल आपको खिलवाना है तो वॉलीबॉल परचेज़ करवा सकते हैं, फुटबॉल खिलवाना है तो फुटबॉल परचेज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा जो भी जन आरोग्य समिति होती है उसकी एक मंथली मीटिंग होती है। मैक्सिमम 500 रुपये खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप स्टेशनरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके अलावा जो भी प्रिंटिंग मटेरियल होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो भी फॉर्मेट्स होते हैं उनको प्रिंट आउट निकलवाना है तो उस कंडीशन में आप इस फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की अगर आपको क्लीनिंग करवानी है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो फ़ंड होता है इसमें कैटेगरी बनाई जाती है, तो आप क्या करें, इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लें, और यानी कि हर कैटेगरी के लिए 20%। तो हर कैटेगरी में क्या करना, आपको ऑप्टिमम बैलेंस रखना है, ठीक है, और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको खर्चा करना है। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, पूरा फंड एक ही कैटेगरी में आपने खर्चा कर दिया तो दूसरी कैटेगरी की जो नीड्स होगी उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे और आपकी हेल्थ सर्विसेज बाधित हो सकती हैं। उसके अलावा जो भी ये फ़ंड होता है उसमें स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ की लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इस फ़ंड का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, वहाँ की जो कॉमन नीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग आप इस फ़ंड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट चेक के द्वारा या ड्राफ्ट के द्वारा या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा ही आप कर सकते हैं, यानी कि आपके पास में उस चीज़ का पक्का प्रूफ होना चाहिए, जब भी वो आपका काउंट होगा। या जैसे कि आप छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं तो आप उससे बिल मांग लें या किसी पर्ची में आप साइन करवा सकते हैं और मोहर लगवा सकते हैं, यानी कि जो भी आप खर्चा करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका फाइनेंशियल ईयर जब भी ख़त्म होता है तो उसके लास्ट मंथ में आप क्या करें, जन आरोग्य समिति की मीटिंग करें, यानी कि उसकी मीटिंग होती है तो उसमें क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट बनती है कि आपने कितना खर्चा किया और कितना बच गया, यानी कि किस किस कैटेगरी में आपने कितना खर्चा किया है और कितना बच गया है। उसके अलावा जो जन आरोग्य समिति होती है उसमें मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, तो वो मेंबर सेक्रेटरी के पास में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए 2000 रुपये उनके पास में रखा जाता है ताकि जब भी ज़रूरत हो तो वो खर्च कर सकें। और 500 रुपये से ज़्यादा आपको कैश पेमेंट नहीं करना है, मैक्सिमम 500 रुपये है, उससे ज़्यादा आपको कैश पेमेंट नहीं करना है। इससे ज़्यादा अगर आपको पेमेंट करना है तो उस कंडीशन में आप चेक दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं या बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड को किस कंडीशन में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जो भी सर्विसेज रेगुलर होती हैं तो उसमें आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि मेडिसिन परचेज़ करनी है तो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट तो रेगुलर होती है तो आप उस चीज़ में इसका इस्तेमाल ना करें, ये ऑलरेडी मेडिसिन ऊपर से आती हैं। उसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी ऊपर से फंड आता है तो उसी का इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल ना करें। यानी कि जैसे कि इक्विपमेंट परचेज़ करना है या मेडिसिन परचेज़ करना है, कोई री एजेंट परचेज़ करना है तो आपको अनटाइड फंड से परचेज़ नहीं करना है। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं तो हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग फ़ंड आता है तो उसी का इस्तेमाल करें, इस फ़ंड का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा जब भी आप पेमेंट करते हैं तो 500 रुपये से ज़्यादा पेमेंट आपको नहीं करना है, यानी कि कैश पेमेंट। आप अगर उससे ज़्यादा करना है तो उस कंडीशन में आप बैंक ट्रांसफ़र, चेक दे सकते हैं, डीडी दे सकते हैं, तो उसी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।